हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य, तो F बराबर है 20 न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन कितना है? 4 मीटर। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है आपको बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, तो 20 गुने 4 कितना होगा? 80 जूल, यानी सी ऑप्शन। तो याद रखना है, किया गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9। ठीक है, 1/9 है। तो इन दो निकायों के बीच की दूरी, तो देखिए, यदि दो निकायों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 हो और दोनों निकायों के बीच बल F और F/9 हो, तो उनके बीच की दूरी r1 तथा r2 है तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो है स्थिरांक g हो, तो F बराबर होगा g m1 m2 बाई r1 स्क्वायर, समीकरण 1। और F/9 बराबर होगा g m1 m2 बाई r2 स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1/2 से जैसे भाग देंगे तो 9F/F बराबर होगा r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 से क्या हो जाएगा? तो 9F/F ये हो जाएगा r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, यानी ये कैंसिल। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। तो 3 बराबर होगा r2 बाई r1। तो r1 बराबर क्या होगा? r2 बराबर होगा 3r1। ठीक है, r2 बराबर 3r1। अतः निकायों के बीच की दूरी 3 गुनी हो जाएगी। पानी का अपवर्तनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? तो देखिए, वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो परम ताप क्या होगा? परम ताप जो हो जाएगा ये केल्विन में चेंज करना रहेगा, तो इसमें से 273 ऐड करना होता है, इतना केल्विन। ठीक है, तो हमको निकालना है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 273, यानी कितना होगा? 373 केल्विन, यानी 373 सी ऑप्शन। अगर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस निकाय को क्या कहा जाता है? तो सी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सर आइजैक न्यूटन ने गति के विषयक जो है तीनों नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, द्वितीय नियम को संवेग का नियम। ठीक है, संवेग का नियम लॉ ऑफ
मोमेंटम। और तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती हैं, इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, घर्षण। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो याद रखना है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो यह किसके कारण रुकता है, घर्षण के कारण। लेकिन नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और कारण है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी, ए और आर दोनों सही, आर ए की उचित व्याख्या करता है। लोहे की पट्टियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है, अतः ए और आर दोनों सही हैं और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज। तो देखिए, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है तथा इसकी मापन का इकाई हर्ट्ज। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। 49 का ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। तो सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह प्रकाश के किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखना है कि वह प्रकाश जो है अपवर्तन कहलाती हैं। या प्रकाश के किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगी। इसी प्रकाश का अपवर्तन करते। हवा खाली स्थान है। अब यहाँ पे देखिए 51, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं 50 में, जैसे जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होता है। ठीक है, और जब किसी सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का तल की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर से जो वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। हवा एक है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो देखिए, वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस जैसे नाइट्रोजन जो है ये 78.84% है। ऑक्सीजन जो है 20.946% है। ठीक है,
आर्गन जो है ये 0.934% है, ठीक है। नियोन जो है ये 0.00018% है। हीलियम जो है ये 0.000524% है। मीथेन जो है ये 0.002% है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो है धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कहा कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आइसोबार। तो देखिए समभारी आइसोबार ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारी कहते हैं। जैसे आर्गन 18Ar40, पोटेशियम 19K40, कैल्शियम 20Ca40 समभारिक है। सबके द्रव्यमान समान है तथा परमाणु क्रमांक भिन्न है। कहता है कि निम्न में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए 55 में तो किसी पदार्थ में यहाँ पे देखिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण जो है प्रतिक्रिया है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की अनुवृद्धि या उसमें से ऑक्सीजन हटने को अपचयन कहते हैं। उच्च दाब पर निकले उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के साथ संयोग करता है और उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। अतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक है। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन का हटने को ऑक्सीकरण कहते हैं, ये सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, ये सही है। कदा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? पीएच पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है तथा पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय तथा पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय। अम्ल और क्षार की तीव्रता क्रमशः उत्पादित H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। डेसिबल पैमाने से ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। जल की कठोरता खाली स्थान का उपयोग करके दूर की जा सकती है। देखिए जल की कठोरता धोवन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O का अन्य उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती हैं। यह गहरे लाल रंग की होती हैं और इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत जो है ब्रोमीन है। इसका परमाणु क्रमांक 35 है और परमाणु द्रव्यमान 79.909 होता है। ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प आँख, नाक तथा गले को हानि जो है पहुँचाती है, ठीक है। चर्म पर गिरने पर यह ऊतकों को नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कहा कि किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में जो किया जाता है? 58 का धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एक सामान्य लवण है जिनका जलीय घोल क्षारीय होता है। जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। यह जल से अविलेय होता है। इसका अनुसूत्र Na2CO3 Na2CO3.10H2 होता है।
किस यौगिक का उपयोग जब बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो धोवन सोडा। ठीक है, क्या होगा? धोवन सोडा। उसके बाद यदि देखें तो कहा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है इस रूप में भी जाना जाता है। 59 का होगा आपको ई ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट है। यह जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम CaSO4.2H2O को भट्टी में 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करता है। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो जिप्सम के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। तो 59 का हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है कि दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती हैं? 60 का होगा बी मीथेन। तो देखिए दलदल एवं धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन रंगहीन गैस है, यह जल में अविलेय है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः मीथेन होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। 61 का ए कोमल दंतवलक। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवलक होता है। इसे दंत इनेमेल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमेल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? सी ऑप्शन HCl। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बनता है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। अमाशय एक प्रमुख पाचन अंग है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। कहना निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ये है ट्रिप्सिन। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को जो है पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में। मानव श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्धक है जो लाल रुधिर कणिकाओं RBCs में मौजूद होता है। देखिए मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? तो देखिए लाल रुधिर कणिकाओं में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। RBC में हीमो नामक वर्धक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। मानव शरीर में RBC का प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए RBC का जो प्रमुख कार्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो यहाँ पे है शरीर की कोशिक, ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। कहा कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 5। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके बाहर का 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग का तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग में रुधिर कणिकाएं RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त का pH मान 7.4, ठीक है, रक्त का pH मान 7.4 होता है तथा यह शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग उल्टी को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क भाग उल्टी
उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो अग्र मस्तिष्क। ठीक है, क्या होगा? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। कदा मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? वास्तविक उल्टा। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो देखिए, एड्रेनलाइन एड्रीनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है, इसलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय गति में भी वृद्धि करता है उत्तेजना के कारण। तो ई एड्रेनलाइन या ठीक है साइनोकोबालामीन खाली स्थान विटामिन का मानव निर्मित रूप है। 70 का एक। तो देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को थाइमिन। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल। किसकी कमी से वर्णदता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से वर्णदता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर आदि हैं। कदा कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? 72 का डी। यानी जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु अनेक प्रकार के रोग जो है उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा जो है एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जीवाणु हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, इससे टेटेनस होता है। विब्रियो कैलेरी से हैजा होता है। और कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, इससे डिप्थीरिया होता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। खसरा जो है पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से तथा छोटी चेचक वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होने वाला रोग है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। तो देखिए, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। आँखों का चिकित्सीय अध्ययन इसको बोलते हैं ठीक है, ऑर्पेथलोमोलॉजी। आँखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या होता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सीय अध्ययन। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। तो पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पक्षियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, पादपों में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए जो है नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य जो है माने गए हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक तो बृहत पोषक, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। सूक्ष्म पोषक, इसमें लौह, मैग्नीज, तांबा, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम और जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकेल सम्मिलित। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4।
स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, मादा स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? तो प्लांटी। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोराफाइट समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है और क्लोरोफाइसी वर्ग का ही शैवाल जो है वोलवॉक्स जल में जो है कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? 78 का होगा बी, यानी सर्पगंधा। सर्पगंधा औषधीय पौधा है जो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे जो अच्छी औषधि है। जड़ का अर्क उच्च जो है रक्तचाप के लिए रामबाण है। पत्तियों का रस जो है नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी सहायक होता है। खाली स्थान के अलावा निम्न सभी जो पादपों या पौधों में जो है झकरा जड़ें होती हैं। 79 का सी, चुकंदर। तो देखिए, मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती हैं। यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती हैं। इसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, जैसे चुकंदर, मटर, नीम, आम। मूसला जड़ें। रेशेदार या झकरा जड़ें। तो कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इसमें रेशे जैसे बहुत सी जड़ें होती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल। ठीक है। खाली स्थान के अलावा सभी पादपों में झकरा जड़ होते हैं। तो चुकंदर, ठीक है, चुकंदर, मटर, नीम, आम, ये मूसला जड़ होते हैं इसमें। और झकरा जड़ या रेशेदार जड़ होता है आपको गेहूँ, मक्का, चावल। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को यह पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स।